गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूरोप महाद्वीप से पहले हम लोगों ने 7 महाद्वीपों के बारे में और 5 महासागरों के बारे में अच्छे से समझा था। लेकिन आज हम लोग यूरोप से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फिर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है। पूरब में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में क्या है? बेरेंट सागर है, नीचे दक्षिण में भूमध्य सागर है और इधर हमारा यूराल पर्वत है। मतलब अटलांटिक महासागर, यूरोप महाद्वीप जो है अटलांटिक महासागर से, उत्तर में बेरेंट सागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से, पूर्व में यूराल पर्वत से घिरा हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोप का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल में 6वें स्थान पर है। यूरोप और एशिया को मिलाकर जो भूखंड बनता है या जो भूखंड है उसको यूरेशिया कहा जाता है। इसीलिए यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का वह भूखंड जिसके तीनों ओर जल होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। हाँ, भूमि का वह भूखंड जिसके एक ओर या जिसका एक किनारा समुद्र से लगा होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। मतलब प्रायद्वीप के तीनों ओर पानी होता है। खाड़ी के एक साइड में, एक तरफ अगर खाड़ी का किनारा समुद्र से लगा हुआ है, किसी भूमि का किनारा समुद्र से लगा हुआ है तो उसे हम खाड़ी कहेंगे। अब यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी बिंदु है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी बिंदु को मतलब ऐसे समझिए, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। यूरोप का जो उत्तरी बिंदु है उसको ओस्ट्रोग रूडोल्फा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्ट्रोग रूडोल्फा कहा जाता है। यूरोप का जो दक्षिणी बिंदु है गाउडास, यूरोप के उत्तरी बिंदु को ओस्ट्रोग रूडोल्फा कहा जाता है, दक्षिणी बिंदु को गाउडास कहा जाता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आइसलैंड की। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद, आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में 18वें स्थान पर है। कौन? आइसलैंड। 1944 में आइसलैंड में चुनाव हुआ था। नहीं, 1944 में आइसलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब? 1944 में। और 1980 में आइसलैंड में चुनाव हुआ था। यहाँ की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है आइसलैंड की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विग्डिस फिनबोगा डोटिर। समझिए, आइसलैंड में 1980 में चुनाव हुआ और वहाँ की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी उनका नाम है विग्डिस फिनबोगा डोटिर। यह विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। विग्डिस फिनबोगा डोटिर विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। और आइसलैंड दुनिया में पहला लोकतंत्र वाला देश है। कौन? आइसलैंड। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मैंने द्वीप बनाए हुए हैं। ये आपका वेल्स है,
इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है। इसको फिर से समझिए, अच्छे से समझना है आपको। आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। आइए हमारे साथ। वेल्स हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया। इस द्वीप को कहते हैं उत्तरी आयरलैंड, ऊपर वाले को। ये आपका उत्तरी आयरलैंड हो गया, और पूरे द्वीप को कहते हैं आयरलैंड। अब जो आपका ग्रेट ब्रिटेन है, ये वाला जो द्वीप आप देख रहे हैं पूरा, यही ग्रेट ब्रिटेन होता है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन? वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है। फिर से समझिए, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। आयरलैंड के अंतर्गत आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। अब इनको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। इस बात को अगर बेहतर समझना है तो आइए हमारे साथ। पूरे को बोलते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड। अब ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन? वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत, सॉरी, आयरलैंड के अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड। अब इनको और इनको मिलाकर, यानी वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर क्या बनता है? यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। मुझे उम्मीद है इतना आपके समझ में आ गया होगा। अभी आप देख रहे हैं सकरा सा समुद्र, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर उत्तरी सागर है। 2 सागरों के बीच में जो सकरा समुद्र होता है उसको हम जलसंधि कहते हैं या जल डमरू कहते हैं। यहाँ इसको जो नाम दिया गया है डोबर जलसंधि, इस सकरे से समुद्र को जो नाम दिया गया है वो डोबर संध या इंग्लिश चैनल दिया गया है। यह यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 40 किलोमीटर है। उसके बाद ये आपका स्पेन है, पुर्तगाल है। पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, वो पश्चिमी तट पर स्थित है। मैंने आपको दिखाई है, पश्चिमी तट पर स्थित है। अब ये स्पेन हो गया तो ये भूमध्य सागर हो गया। स्पेन, भूमध्य सागर, आपने देखा होगा। स्पेन एक शहर है, उसके बाद भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बाद इधर क्या पड़ता है? अफ्रीका पड़ता है। और यहाँ पे जो देश पड़ता है, ये जो देश है अफ्रीका का, ये मोरक्को है। मोरक्को और स्पेन के बीच में सकरा सा समुद्र है। इस सकरे से समुद्र को क्या नाम दिया गया है? जिब्राल्टर जलसंधि, क्योंकि यहाँ पर जिब्राल्टर एक शहर है और उसी के नाम पर इस सकरे से समुद्र का नाम जिब्राल्टर रखा गया है। दूसरा, ये इधर मोरक्को पड़ता है। मोरक्को अफ्रीका का देश है। मैंने आपको बताया है एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत अफ्रीका में है। इसके बाद अल्जीरिया पड़ता है। एटलस पर्वत मोरक्को और अल्जीरिया की सीमा पर है। एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टूबकल। क्या? माउंट टूबकल। खैर छोड़िए, हम यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसके बाद ये आपका इटली पड़ता है। ये जो आपका देश है वो इटली है। ये इटली और फ्रांस की सीमा है। स्पेन और फ्रांस की सीमा ये आपको दिख रही होगी। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि स्पेन और फ्रांस की सीमा पर
मतलब स्पेन और फ्रांस की सीमा को या इन देशों को कौन सा पर्वत अलग करता है? पिरेनीज पर्वत। कौन? ये पिरेनीज पर्वत है जो दोनों देशों की सीमा निर्धारित करता है। किसकी? स्पेन की और फ्रांस की। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत। अब फ्रांस और इटली की सीमा पर कौन सा पर्वत है? ये देखिए, फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत है। अब फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ये यस बना हुआ है, इसका मतलब है स्विट्जरलैंड। अब हमें देखना यह है फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत। उसके बाद फ्रांस जेएम मतलब जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत है? वासजेज पर्वत। पिरेनीज फ्रांस और पेरिस की सीमा पर, फ्रांस स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज, इटली और फ्रांस की सीमा पर आल्पस, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासजेज। कंफर्म हो गया होगा आपका। अब इधर देखो, ये यहाँ पे छोटे छोटे 3 देश हैं, 1 2 3। ये आपका बेल्जियम हो गया, ये आपका नीदरलैंड हो गया, ये आपका लग्जमबर्ग हो गया। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से वेनेलक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनेलक्स। समझिए इधर, वेनेलक्स, बीई से बेल्जियम प्लस नीदरलैंड, एनई से नीदरलैंड, लक्स लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन तीनों देशों को निम्न भूमि के देश भी कहा जाता है, नीची भूमि के देश कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन देशों का जब बंटवारा हुआ था तब इनके पास जो जनसंख्या इन देशों में रहती थी, जो भूमि इनको मिली थी, देश का जो क्षेत्रफल था बहुत कम था। धीरे धीरे यहाँ के लोग खेती करना चाहते थे लेकिन उनके पास भूमि नहीं थी। इधर तट लगा हुआ है, इनके पास तट भी इनको मिल रहा था। इन्होंने क्या किया देशों ने? इन्होंने जो समुद्र का पानी था उसे पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। पीछे ढकेलते ले गए और एक दीवार खड़ी कर दी। अब पानी को दीवार के उधर फेंक दिया, जमीन मिल गई। अब ये वहाँ पे खेती करते हैं। काफ़ी गहराई में ये देश बसे हुए हैं, इसीलिए इनको नीची भूमि के देश, नीची भूमि के देश, निम्न भूमि के देश संयुक्त रूप से बेनेलक्स कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं जेएम, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। किस नदी के किनारे? स्प्री नदी के किनारे। ये आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। यहाँ से एक नदी निकलती है और काला सागर में गिरती है। 5 राज्यों की राजधानियों से प्रवाहित होते हुए अपने जल को काला सागर में गिराती है। यह नदी कौन सी है? यह डेन्यूब नदी है। पहले कहाँ से? वियना से। हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे ये डेन्यूब नदी निकली है, ये काला सागर में गिरी आके, ये काला सागर हो गया। 1 2 3 4 5। क्यों? 1 2 3, देखो इधर 1 2 3 4 5। समझिए, वियना,
ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, फिर बुखारेस्ट। इन 5 राजधानियों से बहते हुए डेन्यूब नदी काला सागर में अपने जल को गिराती है। ये किन देशों की राजधानियां हैं? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की, बुडापेस्ट हंगरी की, बेलग्रेड सर्बिया की, बुखारेस्ट रोमानिया की। मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड, रोमानिया की बुखारेस्ट। इन देशों कह लें या इन राजधानियों से बहते हुए अपने जल को काला सागर में गिराती है। एक बार अब हम लोग मैप में देख लेते हैं। वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, सर्बिया होते हुए अपने जल को काला सागर में गिराती है। यहाँ पे आपने देखा होगा 1 2 3 ये 3 देश हैं। तीनों देशों को तट मिल रहा है और ये वाला जो तट है इसको बोला जाता है बेटा बाल्टिक सागर। ये तीनों देश बाल्टिक सागर के हैं। बाल्टिक सागर के इन तीनों देशों का नाम क्या है हम लोग देखते हैं। क्योंकि इन तीनों देशों को बाल्टिक देश या बाल्टिक राज्य बोला जाता है। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? एस्तोनिया, लाटविया, उसके बाद एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये लिथुआनिया हो गया। संयुक्त रूप से इन तीनों देशों को बाल्टिक देश बोला जाता है। अब इसके बाद कुछ नदियां हैं, नदियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये यूराल पर्वत है, ये यूराल नदी है। यूराल नदी कहाँ से निकलती है? यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर अपने जल को कैस्पियन सागर में गिराती है। कैस्पियन सागर के बारे में मैं इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। गर्मी बहुत है, पसीना निकल रहा है। खैर कोई बात नहीं, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में अपने जल को गिराता है। दूसरी तरफ मॉस्को के दक्षिण में वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलकर अपने जल को कैस्पियन सागर में गिराती है। यानी वल्दाई से कौन निकलती है? वोल्गा निकलती है। यूराल से यूराल नदी निकलती है। दोनों अपने जल को किस में गिराते हैं? कैस्पियन सागर में गिराते हैं। अब कैस्पियन सागर का जल जो है विश्व में खारे पानी की झील है। अब नदियों का पानी कैसा होता है? खारा नहीं होता है। नदियों का पानी खारा नहीं होता है। अब यहाँ पे जब ये अपना जल गिराती हैं तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ का जो जल होता है वो कम खारा होता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का पानी मिक्स हो जाता है। यहाँ तक नीचे तक मिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नीचे का पानी हम कह सकते हैं कैस्पियन सागर में गहराई का जो पानी है उसकी अपेक्षा ऊपर का पानी कम खारा होता है। दूसरा काला सागर है। काला सागर में मैंने आपको बताया है कि डेन्यूब नदी अपने जल को लाकर गिराती है। फिर उसके बाद ये इस प्रायद्वीप को क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इसमें ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर से देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों देशों की राजधानियां तट पर स्थित हैं।
एक बात। दूसरी बात, जो नॉर्वे है, नॉर्वे का ये जो कटा फटा सिरा आप देख रहे हैं, ऊपरी भाग, इसको फ्योर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्योर्ड कहा जाता है। इससे पहले जब मैं आपको दक्षिणी अमेरिका पढ़ा रहा था तो चिली में नीचे की ओर इसी तरीके से वहाँ का भी कटा फटा भाग था, मैंने आपको बताया था, इसको फ्योर्ड कहते हैं। और वहाँ के बाद ये नॉर्वे का जो सिरा है। अच्छा, नॉर्वे को और क्या कहा जाता है? नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। किसे? नॉर्वे को। फिर स्वीडन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन, फिर फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अच्छा, ये जो इटली है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप में सबसे छोटा देश कौन सा है? यूरोप में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम, जो टाइबर नदी के किनारे है, रोम के अंदर बसा हुआ है। कौन सा देश? वेटिकन सिटी। इटली की राजधानी रोम के क्षेत्र में आता है, यानी रोम के अंदर बसा हुआ देश है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपके समझ में आया होगा। मैं ये चाहता हूँ, आप जब पढ़ाई करते हैं अपने रूम में, तो वहाँ पे एक विश्व का और एक हमारे अपने भारत का मैप टांग कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, मैप से पढ़ाई करते हैं, तो आपको शुरुआत में तो दिक्कत होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन जब मैप से समझ में आने लगेगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इसलिए अगर किसी के पास एटलस नहीं है, आप एटलस लीजिएगा और मैप से पढ़ाई करिएगा। जैसे नदियाँ, गंगा कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, अपने जल को कहाँ गिराती, इसके तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, ये सब मैप में, एटलस में विस्तार से दिया होता है। क्लास में आप पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए एटलस खरीदिए, अपना जो स्टडी रूम है उसमें मैप को टांगिए अच्छे से और पढ़ाई करिए। दूसरा, हमारी जो कोचिंग है उड़ान डिफेंस एकेडमी, वहाँ पर यूपी कांस्टेबल और यूपी फॉरेस्ट गार्ड, जिसके फॉर्म भी आ चुके हैं, एसएससी जीडी अग्निवीर के बैच चल रहे हैं। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो घर मत बैठिए, जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए जाके, क्योंकि घर बैठकर आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। कोई भी कोचिंग हो, जब आप वहाँ 2, 4, 6 दिन पढ़ेंगे, ठीक है, आपके समझ में आएगा कि इस कोचिंग में पढ़ने से हमारा फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बगैर पढ़े किसी कोचिंग के बारे में डिसीजन मत दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।